हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलीज। एंड आज के सेशन में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको एप्रोप्रिएट मैनर में ITR 2 की फाइलिंग करनी है। जितने भी रेलिवेंट प्रोविजन है सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। देन कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करनी है वो सीखेंगे। एट लास्ट कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके हमको लाइव फाइलिंग करनी है वो भी समझ के चलेंगे। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले हम लोग बात करें सर ITR फॉर्म नंबर 2 को कब सेलेक्ट किया जाता है। पहली कंडीशन ये है कि वो पर्सन इंडिविजुअल और HUF होना चाहिए और उसके यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। ITR 2 यहाँ पे जनरली कौन फाइल करता है उसको भी आप लोगों को समझना है। कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल है जिसकी सैलरी यहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा है वो यहाँ पे ITR फॉर्म नंबर 1 नहीं ITR फॉर्म नंबर 2 सेलेक्ट करेगा। कोई भी एक्टिव इन्वेस्टर एंड मार्केट पार्टिसिपेंट है जो भी शेयर मार्केट के अंदर डील करते हैं उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो यहाँ पे अपनी ITR फॉर्म नंबर 2 के अंदर डिटेल डिस्क्लोज करते हैं। हम लोग बात करें NRI के केस में भी ITR फॉर्म नंबर 2 जाया करता है। मल्टी प्रॉपर्टी ऑनर है सर 2 से ज्यादा यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR फॉर्म नंबर 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है सर। कोई भी यहाँ पे फॉरेन एसेट्स होल्डर एंड बेनिफिशियरी है तो उस केस में भी ITR फॉर्म नंबर 2 जाया करता है। देन फिर कॉर्पोरेट लीडरशिप के केस में भी आपका ITR फॉर्म नंबर 2 ही सेलेक्ट किया जाता है। मतलब सर कोई भी यहाँ पे पर्सन डायरेक्टर है चाहे लिस्टेड कंपनी के अंदर या फिर अनलिस्टेड कंपनी के अंदर उसका जो ITR का फॉर्म जाएगा वो यहाँ पे ITR फॉर्म नंबर 2 जाएगा। इसके अलावा किसी पर्सन ने यहाँ पे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं उसकी ITR भी आपकी ITR फॉर्म नंबर 2 के अंदर जाएगी। मैंने जो केस स्टडी बनाई है आज प्रैक्टिकल वाली उसके अंदर भी ये वाला पॉइंट इंक्लूड करा है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। ठीक है सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबल टैक्स पेयर की। हमने ऊपर समझ भी लिया है सैलरी की इनकम होनी चाहिए एंड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होनी चाहिए ओवर 5000। ठीक है सर। हमको मेनली यहाँ पे और डिस्कस करना है नॉन एलिजिबल टैक्स पेयर। सर कौन सा पर्सन यहाँ पे ITR फॉर्म नंबर 2 सेलेक्ट नहीं कर सकता है। पहली बात ही बोली गई जो पर्सन यहाँ पे PGBP इनकम कमा रहा है वो ITR फॉर्म नंबर 2 को सिलेक्ट नहीं करेगा। इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस रिटेल शॉप और ई-कॉमर्स ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है ITR फॉर्म नंबर 2 सेलेक्ट करने के लिए नॉन एलिजिबल है। प्रोफेशनल इनकम अर्न बाय डॉक्टर, लॉयर, CA एंड कंसल्टेंट फाइलिंग अंडर रेगुलर या फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर जो अपनी रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं वो ITR फॉर्म नंबर 2 को सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म रेमुनेशन मिल रहा है उस केस में भी यहाँ पे वो पर्सन ITR फॉर्म नंबर 2 को सेलेक्ट नहीं करेगा। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान से समझना, काफी सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके टैक्स P&L के अंदर चाहे वो जीरोधा का है चाहे वो कोटक का है या फिर किसी अदर ब्रोकर का है उसके अंदर अगर ₹1 का भी इंट्राडे ट्रांजैक्शन या फिर FNO ट्रांजैक्शन है तो आप ITR फॉर्म नंबर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको ITR फॉर्म नंबर 3 की फाइलिंग करनी होगी। वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा गया इवन अ सिंगल FNO एंड इंट्राडे ट्रेड मैंडेट अ परमानेंट शिफ्ट फ्रॉम द ITR 2 टू ITR 3। यहाँ पे आप लोग ITR 3 की फाइलिंग करोगे। ठीक है सर। हम लोग आगे चलते हैं, चीजों को और क्लियर करते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है आपकी सैलरी की इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम है एंड म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन है। ठीक है। तो इस केस में आप ITR 2 के लिए जा सकते हैं, ये फुल्ली परमिटेड है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी आ रही है सैलरी की इनकम इसके अलावा इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में आप लोग डील करते हो या फिर FNO ट्रांजैक्शन करते हो तो ITR 2 आप लोग यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हो। आपके लिए एप्रोप्रिएट फॉर्म ITR फॉर्म नंबर 3 रहेगा। अगर आप हो डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी और खाली आपकी सैलरी इनकम आ रही है यहाँ पे तो आप लोग ITR 2 को यहाँ पे फाइल करोगे। ITR 1 आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। हम लोग बात करें सैलरी की इनकम आ रही है, रेमुनेशन या फिर प्रॉफिट शेयर आ रहा है LLP से तो उस केस में ITR फॉर्म नंबर 3 की सिलेक्शन होगी। यहाँ पे ITR फॉर्म नंबर 2 आपके लिए एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है सर। हमने एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को और क्लियर कराया है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लाइंट से मांगने होते हैं। सर हमको अल्टीमेटली जो इनकम हम लोग डिस्क्लोज करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। सैलरी वेरिफिकेशन कहाँ से करेंगे? फॉर्म नंबर 16 से और मंथली पे स्लिप भी आप मांग के चल सकते हैं। सर TDS एंड टैक्स क्रेडिट कहाँ से वेरीफाई होगा? फॉर्म नंबर 26A में आपका शो हो जाता है। सर रियल एस्टेट का जो डाटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के काम में आता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के काम में आता है प्रॉपर्टी के केस में तो वो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड सेल डीड मांग सकते हो, परचेज डीड मांग सकते हो या फिर म्युनिसिपल टैक्स रिसीट मांग सकते हो। कैपिटल मार्केट के लिए यहाँ पे आप लोग टैक्स P&L क्लाइंट का मांग लेना जिस भी ब्रोकर का होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। हम लोग बात करें लॉस ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ पे
लास्ट ईयर का जो फॉर्म होता है वहाँ से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो लास्ट ईयर की है वो यहाँ पे देख के चल सकते हैं। ठीक है सर, आपको यहाँ पे कॉमन जो पिटफॉल है क्या ध्यान में रखने हैं, इग्नोर नहीं करना है एआईएस और टीआईएस प्रोफाइल को। देखो इससे मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कल को डिफेक्टिव हो सकती है आपकी रिटर्न। इसके अलावा इनकरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डेट भी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है? उस केस में अगर आपकी क्लासिफिकेशन गलत है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है सर, अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं सर कैपिटल गेन टैक्सेशन होता क्या है? मेनली जो आईटीआर 2 होती है आपकी इसी वजह से फाइल होती है, ठीक है? कैपिटल गेन टैक्सेशन नॉर्मली आपका नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो आप जो भी इनकम कमाते हो ना, उसको दोबारा रीइन्वेस्ट करते हो। अल्टीमेटली आप उस पर टैक्स दे के एक बार आ रहे हो, ठीक है? दोबारा उसको रीइन्वेस्ट करके रिस्क लेके आप उस पर प्रॉफिट कमाने जा रहे हो। सरकार ने बोला रुको, रुको, आपके हर रिस्क में हमारा साथ नहीं है, बट आपके हर रिवॉर्ड में हमारा साथ है। जितना भी पैसा कमा के लाओगे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। पता नहीं फॉरेन कंट्री में ये चलता है नहीं चलता है, मैं बताऊँ तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ये सब नहीं चलता है। बट इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड मनी के ऊपर जो आप रिस्क लेके प्रॉफिट कमाते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगा करता है। कोई भी यहाँ पे कैपिटल एसेट्स है, अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो प्रीवियस ईयर के अंदर और उसके ऊपर गेन होता है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्सेशन समझ में आया? अब हम लोग और डिटेल में समझते हैं। कैपिटल एसेट्स क्या बोला गया? ऊपर बोला गया कैपिटल एसेट्स होगा तभी यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्सेशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला गया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद देयर बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब नहीं आपके धंधे से जुड़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है? कोई भी प्रॉपर्टी है आपने ट्रांसफर करी है, बस पर्सनल इफेक्ट की नहीं होनी चाहिए। बट पर्सनल इफेक्ट से भी यहाँ पे कुछ चीजों को एक्सक्लूड करा गया। सर कौन सी वाली चीजें? यहाँ पे बोला गया अगर आप लोग ज्वेलरी ट्रांसफर करते हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ट्रांसफर करते हो, ड्राइंग ट्रांसफर करते हो, पेंटिंग ट्रांसफर करते हो, स्कल्पचर ट्रांसफर करते हो, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट ट्रांसफर करते हो, या फिर सिक्योरिटी हेल्ड बाय द एफपीआई, यहाँ पे आपका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई? कैपिटल एसेट समझ में आ गया, ठीक है सर? देन फिर ट्रांसफर आपका नॉर्मली यहाँ पे सेल्स एंड एक्सचेंज वगैरह होता है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट्स होता है। इस केस में आपका यहाँ पे कैपिटल गेन निकल कर आता है, ठीक है सर? हम लोग अब बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग की। ऊपर हमने समझ लिया कैपिटल गेन कब आता है, जब भी कोई एसेट्स कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल गेन आता है। बट कब उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, कब उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा, उसके लिए हमको पीरियड ऑफ होल्डिंग को ध्यान में रखना है। सर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या कहता है, आराम से समझना। देखो दो चीजें होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। पहला बोला गया जो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर है, एसटीटी पे हो रहा है जिसके अंदर, मतलब शेयर मार्केट के अंदर जितने भी लिस्टेड शेयर हैं, उस केस में अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 12 मंथ है, उस शेयर को अप टू 12 मंथ ही होल्ड किया गया है, उस केस में अगर गेन आता है तो यहाँ पे उसको शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा। बट अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा वाली है तो उस केस में उसको लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में। सर लिस्टेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में भी सेम रूल है, अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म कंसीडर करेंगे, मोर देन 12 मंथ यहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये जो होल्डिंग पीरियड इसको बढ़ाया गया, अप टू 24 मंथ इसको शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा, मोर देन 24 मंथ इसको लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में भी सेम एप्लीकेबल होता है, अप टू 24 मंथ इसको शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा, अगर होल्डिंग यहाँ पे मोर देन 24 मंथ है तो इसको लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी फिजिकल गोल्ड है, बुलियन है या फिर सिल्वर आर्टिफैक्ट्स है तो उस केस में यहाँ पे 24 मंथ का रूल है, अप टू 24 मंथ यहाँ पे उसको शॉर्ट टर्म कंसीडर किया जाएगा, मोर देन 12 मंथ उसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा। अनलिस्टेड डेट म्यूचुअल फंड एंड मार्केट लिंक डिवेंचर के केस में ऑलवेज यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकल कर आएगा, ठीक है? इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है सर? हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग भी समझ ली, कब उसको शॉर्ट टर्म माना जाएगा, कब उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब एक चीज आपको और समझनी है, सर नॉर्मल कैपिटल गेन कैसे आता है? देखो नॉर्मल कैपिटल गेन समझना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग आपने सुनी है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है आप किसी चीज को परचेज करते हो फिर उसको आप दोबारा बेच देते हो। सेम ऐसा ही कैपिटल गेन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। आपने कोई चीज यहाँ पे परचेज करी, उसको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला जाता है, देन उसको फिर बेच दिया और उसके बदले जो आपको पैसा मिला उसको यहाँ पे फेयर वैल्यू कंसिडरेशन बोला जाता है। सर बेचने में जो खर्चा हुआ वो यहाँ पे ट्रांसफर एक्सपेंस होता है, कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट अगर करी है तो उसको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना जाता है। सर फेयर वैल्यू कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमारा यहाँ पे कैपिटल गेन सिंपली निकल कर आ जाता है, ठीक है? बट ये तो हमारा नॉर्मल कैपिटल गेन हो गया, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इंडेक्सेशन का रूल लाया गया। सर इंडेक्सेशन का रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना।
यहाँ पे आपका ये महँगाई वाला जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है ये मिल जाता है, ये कंपटीशन शीट के अंदर भी इंक्लूड कर रखा है, नोट्स के अंदर भी इंक्लूड है। सिंपली बोला गया, सर आप ये देख रहे हो कि हमारा गेन हो रहा है, बट उस गेन के अंदर कुछ पोर्शन महँगाई वाला भी तो है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपके ऊपर इतनी तो दया कर ही सकते हैं। तो उसने बोला महँगाई का जो फैक्टर है ना, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है ना, वो आप ले लो। तो जो आपका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, उसको मल्टीप्लाई कर दो सीआईआई से ट्रांसफर ईयर का जो है एंड डिवाइड कर दो जो भी परचेज ईयर का है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? मैं पूरी डिटेल में कंप्यूटेशन एक्सेल में भी आपके सामने ये दिखाऊँगा। ठीक है सर? उसके बाद सेम आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, बट पिछले साल के अंदर एक और रूल आया, वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है सर? इंडेक्सेशन वाला पॉइंट भी समझ लिया है, इसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझ लीजिए। अ टैक्स पेयर परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन फाइनेंशियल ईयर 2005 एंड 6। सर कितनी वैल्यू थी? 1,17,000 का। उसने कब बेचा? लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे उसने 1 करोड़ का इसको बेच दिया। तो यहाँ पे 2005 एंड 6 का जो सीआईआई था वो यहाँ पे 117 था और यहाँ पे पिछले साल का आपका 376 था। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने निकल कर आएगी? 1,17,000 इंटू किससे किया? अभी वाला जो सीआईआई है उससे डिवाइड किससे किया? परचेज ईयर वाला जो सीआईआई है उससे हमने यहाँ पे डिवाइड किया। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी निकल कर आ रही है? 3,76,000। ये आपकी माइनस होगी, ना कि आपकी 1,17,000 यहाँ पे माइनस करी जाएगी। ठीक है, तो इसमें से अगर ये जाएगा तो आपका 96,24,000 यहाँ पे आपका कैपिटल गेन आ जाता है। ठीक है सर, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। यहाँ पे आपके 2 कैपिटल गेन निकल कर आते हैं शॉर्ट टर्म वाले केस में भी एंड लॉन्ग टर्म वाले केस में भी सेम एप्लीकेबल होता है, बट दोनों के जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से वाले होते हैं? अदर देन 111A, मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर जो आप बेचते थे वो आपके 111A के अंदर कवर है, उसके ऊपर गेन आता था वो 111A के अंदर टैक्सेबिलिटी आती है। एंड इसके अलावा अगर आप सेल ऑफ फिजिकल गोल्ड करते हो, अनलिस्टेड शेयर करते हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ, यहाँ पे आपका नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कंसिडर किया जाता है। हम लोग बात करें इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो यहाँ पे आपका सिंपली बोला गया है लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इस वाले प्रोविजन में कवर होते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे एसटीटी पेड होना मैंडेटरी है। इसके ऊपर जनरली होता भी है, दैट्स वाई इसको 111A के अंदर कवर किया जाता है। सर इन दोनों को अलग अलग क्यों बाइफरफिकेट किया गया? बिकॉज इनकी टैक्सेबिलिटी अलग अलग आती है। यहाँ पे आपका 20% से टैक्सेबल होता है जो भी गेन निकल कर आता है, ये आपका एप्लीकेबल जो भी स्लैब रेट होता है उससे टैक्सेबल होता है, जो नॉर्मल वाला होता है। जो भी आपका 111A वाला होता है वहाँ पे एसटीटी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे कोई भी एसटीटी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज सिक्योरिटीज के ऊपर ही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो कटा करता है। चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिला करती है, ये अलाउड रहती है बट ओल्ड रिजाइम के अंदर। ज़्यादातर लोग यहाँ पे न्यू रिजाइम के अंदर जाएंगे, उसके अंदर यहाँ पे अलाउड नहीं रहती है। हम लोग बात करें एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड की, यहाँ पे कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, ये गवर्न बाय द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहा करता है। सो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर ली, अब हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समझते हैं। इसके रिलेटेड भी आपके 2 सेक्शन हुआ करते हैं, 112A ये आपका जो शेयर मार्केट वाले होते हैं, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट के केस में एप्लीकेबल होता है। देन फिर यहाँ पे सेक्शन नंबर 112 आपका आ जाता है नॉर्मल, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये आपका जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो अनलिस्टेड शेयर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड प्लॉट, फिजिकल गोल्ड वगैरह केस में ये आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, हम लोग बात करें आपका सेक्शन नंबर 112 में आपका 12.5% टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट से। इसके अंदर आपका ग्रैंडफादरिंग वाला रूल भी आ जाता है। इन केस अगर आपको इस वाले में बेनिफिट हो रहा होता है तो आपको पूरा बेनिफिट दिया जाता है इंडेक्सेशन का भी। बट अगर इस वाले केस में, अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी समझेंगे, इस वाले केस में अगर आपका टैक्स यहाँ पे कम बनकर आ रहा है तो ये वाले प्रोविजन आपके ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाते हैं साइड पे भी। ठीक है सर, हम लोग बात करें यहाँ पे 112A की, सेक्शन नंबर 112A आपका यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपका 12.5% से टैक्सेबिलिटी आती है। थ्रेशोल्ड क्या है? 1,25,000 पर ईयर तक यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी शेयर वाला हुआ करता है, इससे ऊपर वाले पे आपका 12.5% से यहाँ पे टैक्स लग जाता है। तो हमने सारे प्रोविजन, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे ITR 2 के रिगार्डिंग, ये जो शीट है, ये जो नोट्स है, मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी कंपटीशन के ऊपर एंड सीखते हैं किस तरीके से हमको अपनी कंपटीशन प्रिपेयर करनी होती है। सो अब हम लोग आ चुके हैं हमारी कंपटीशन के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं,
आपके पीजीपी की इनकम नहीं आएगी, बिकॉज़ जो हम कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं ये हम आईटीआर फॉर्म नंबर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? सो पहला हेड होता है आपका सैलरी वाला इनकम, ये आपको फॉर्म 16 से देखने को मिल जाती है एंड इसको आपको वेरीफाई करना है 26 एएस से एंड एआईएस, टीआईएस से। कोई भी एग्जम्पशन आपको यहाँ पे नहीं मिला करती है, सो 75,000 की जो होती है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन रहा करती है। यहाँ पे माइनस होके 4,93,581 हमारी नेट सैलरी आ जाती है। उसके बाद हमारा हाउस प्रॉपर्टी का हेड आता है, इसके अंदर जो भी हमको रेंट मिल रहा है लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर वो हमको यहाँ पे डालना है। कोई भी म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे हो रहा है वो हमको यहाँ पे माइनस कर देना है। देन हमारी यहाँ पे एनएवी आ जाती है। 24 ए के अंदर 30% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, आपका ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से। देन यहाँ पे 24 बी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 24 बी का इंटरेस्ट यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। बट ये लेट आउट वाली है तो जितना भी लेट आउट पोर्शन में रेंट वगैरह आ रहा है उतना अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है? अप टू उतना अलाउ, मतलब अगर कम है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के अंदर तो कम अलाउ किया जाएगा, अगर ज़्यादा है और रेंट जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो वो कम है तो यहाँ पे अप टू जितना भी आपको मिल रहा है लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर उतना यहाँ पे अलाउ किया जाता है, ठीक है? तो हमारे केस में ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमारी लोन पे नहीं है, ठीक है? तो सिंपली हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमने यहाँ पे डाल दी है 3,60,000, हमारे यहाँ पे 30,000 का रेंट आ रहा है, ठीक है? उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स 10,000 का था, यहाँ पे एनएवी आ जाती है, एनएवी से 24 ए की हमको डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो हमारी 2,45,000 की आ जाती है। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब के ऊपर, कैपिटल गेन की कंपटीशन के ऊपर। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग जब भी कोई ट्रांसफर करता है तो नॉर्मल उसके ऊपर 112 वाले जो प्रोविजन होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, बट हमको आईटीआर के अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिशनली फर्निश करनी पड़ती है, तो वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कंपटीशन के अंदर। पीरियड ऑफ होल्डिंग आइडेंटिफाई करने के लिए कब आपने उसको परचेज किया था, तो ये हमारी परचेज डेट है 5 जन 2023 में हमने इसको परचेज किया था, 7 अगस्त 2025 में हमने इसको बेच दिया है। मोर देन 24 मंथ है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। देन हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 7 अगस्त को जो भी थी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सेल कंसिडरेशन आपको यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन एंट्री में देखने को मिल जाती है। एंड इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म है दैट्स वाई मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे सीआईए आइडेंटिफाई करना है। सर ट्रांसफर ईयर का और बेस ईयर का कहाँ से मिलेगा? देखो, ट्रांसफर ईयर का और बेस ईयर का यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। सो हमारा जो ट्रांसफर ईयर है वो यहाँ पे 376 है। एंड हम लोग बात करें कब हमने इसको जो परचेज किया था 5 जन 2023 में, तो 23-24 वाला सीआईआई हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। 23-24 वाला यहाँ पे 331 है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की हमने प्रॉपर्टी परचेज करी थी 5 जनवरी को, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। देन आपको ये वाली कंपटीशन प्रिपेयर करनी है विदाउट इंडेक्सेशन या फिर विद इंडेक्सेशन। देखो यहाँ तक सेम है, ठीक है? एक्चुअल सेल वैल्यू डाल दी हमने। ये अप टू अगर 110% तक होता है तो ये अलाउ किया जाता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा का होता है तो एक्चुअल सेल वैल्यू ही यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी आ जाया करती है, ठीक है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बाद जो भी ट्रांसफर एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल है वो आप लोग यहाँ पे डाल दे तो ये माइनस होके आपकी नेट कंसिडरेशन आ जाती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाती है। ये विदाउट इंडेक्सेशन है तो सिंपली 18 लाख यहाँ पे आ जाता है, बट विद इंडेक्सेशन के केस में यहाँ पे सीआईआई जो भी होता है ट्रांसफर ईयर वाला उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एंड बेस ईयर वाले से डिवाइड करते हैं। ये आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस वाले केस में आ रहा है 20,44,713, ठीक है सर? देन आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर जाता है दोनों केस में। उसके बाद टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले केस में आपका कम टैक्स निकल कर आ रहा है, इस वाले में ज्यादा निकल कर आ रहा है। सर आपको पे कितना करना है? अल्टीमेटली आपको पे 387,500 ही करना है। सर ये वाला किस काम का है? जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कंसीडर करी जाएगी वो यहाँ पे इससे करी जाएगी। अगर ये टोटल इनकम आगे 50 लाख से ऊपर जाएगी तो सरचार्ज वगैरह की एप्लीकेबिलिटी भी इसी हिसाब से आएगी। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर। हम लोगों ने जो नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो तो यहाँ पे निकाल लिया। अब हम इसके अंदर एड ऑन करते हैं सर शेयर मार्केट वाला। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है? बट इसको भी हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोटक वाला उठाते हैं। हमारे केस में 2 टैक्स पैनल हमने लिए हैं यहाँ पे, कोटक एंड एंजल वन का, ठीक है? सो कोटक वाले में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका इंटरडे आ रहा है, ये आपका लेस देन 1 ईयर, ये आपका शॉर्ट टर्म वाला हो गया, मोर देन 1 ईयर ये आपका लॉन्ग टर्म वाला हो गया, ठीक है? कोटक वाले के अंदर एक खास बात क्या होती है, इसके अंदर आपको एक्सपेंसेस अलग से दिखाई देते हैं। जो भी एक्सपेंस आपका एसटीटी वाला होता है वो यहाँ पे आपका कैपिटल गेन में नहीं लिया जाता है एज अ ट्रांसफर एक्सपेंस, ठीक है सर? ये भी क्लियर हो चुका है। तो हमको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करनी है तो सबसे पहले हम लोग इसमें से 0 हटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग फिल्टर लगा लेना कंट्रोल शिफ्ट एल से। उसके बाद हमने 0 हटा दिए, ये हमारे सारे आ चुके हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के। सो हमको यहाँ पे सेल अमाउंट आइडेंटिफाई करना है। सेल अमाउंट हमारा आ रहा है
10,77,482। ठीक है, सो हम लोगों को यहाँ पे कंपटीशन शीट के ऊपर जाना है, ये यहाँ पे डाल देना है 10,77,482। यही हमारा आ रहा है, वो यही आ रहा है। ठीक है, सो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। देन बाय अमाउंट हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं 10,40,956। तो 10,40,956 ये हमने यहाँ पे डाल दिया। देन हमको यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। सो एक्सपेंस यहाँ पे जीएसटी वाले भी होंगे एंड इसके अलावा मिसलेनियस वाले भी लेंगे, सारे लेंगे अदर देन एसटीटी। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 538 आ जाता है इसका टोटल। ठीक है, सो 538 हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है, ये हमारा नेट कंसिडरेशन आ जाता है। देन फिर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे माइनस करते हैं, जो भी हमारी परचेज वैल्यू रहती है। तो कोटेक वाले केस में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 35,988 का। ऐसे ही हमको एंजल 1 का भी कंप्यूट करना है। सर एंजल 1 में क्या दिक्कत आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर अलग से नहीं दिखाई देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी एक्सपेंस है ना उसको यहाँ पे बाइफरफिकेट करना है एज पर द टर्नओवर। सर टर्नओवर इंट्राडे एफएनओ के केस में एब्सोल्यूट वैल्यू पे निकलती है। जो भी यहाँ पे रियलाइज पीएनएल होता है, यहाँ पे आप लोग एबीएस का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है। इसको यहाँ पे आप लोग कंट्रोल डी जैसे ही करोगे, आपकी ये टर्नओवर इंट्राडे वाली जो है वो यहाँ पे आ जाती है। सो इंट्राडे वाली मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ तक है। इसको हम लोग कंट्रोल डी कर देते हैं। हमारी जो इसकी आ रही है 21,811 आ रही है। तो 21,811 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, तो इंटरडे की टर्नओवर हमारी ये रही। देन यहाँ पे ऐसे हमको सेल वैल्यू जो है हमारी उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, शॉर्ट टर्म वाली। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली जो ट्रेड होती है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, टोटल जो शॉर्ट टर्म की टर्नओवर है। देन जो भी टोटल एक्सपेंस है अदर देन एसटीटी, एसटीटी वाला क्या है, एसटीटी वाला मैं रेड कर देता हूँ इसको। ठीक है, सो ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। देन इसको बाइफरफिकेट कर देना है, कितना इंटरडे वाला है, कितना यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला 5282 हमको यहाँ पे डाल देना है, 5282। ठीक है सर, देन हमको लॉन्ग टर्म वाला जो है 1128 के अंदर जो भी है वो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एंजल वाले के अंदर तो हमारा जीरो था, ये वाला जो था हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। सेम आपको यहाँ पे जो भी सेल कंसिडरेशन है लॉन्ग टर्म शेयर के केस में, यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपको फिल्टर लगा देना है, ये वाला फिल्टर आपको हटा देना है। शॉर्ट टर्म के ऊपर जो लगाया था इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाले पे आप लगा दीजिए, यहाँ पे जीरो हटा दीजिए। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म वाले जितने भी थे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये सेल वैल्यू आपकी आ जाती है 18,335। ठीक है, तो सेल वैल्यू आपकी 18,335 एंड एक्सपेंसेस आपके 4 रुपीज़ के थे यहाँ पे, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आपकी 19,681 की थी। तो इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आता है। ठीक है सर, तो हमारी जितनी भी शेयर मार्केट वाली कंपटीशन थी हमने वो भी कर लिया है। देन यहाँ पे कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट हमने ये बैंक स्टेटमेंट से निकाल लिया है। यहाँ पे 11,500 का आ रहा है। इसके अलावा डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ से देखने को मिलता है, ये आपका कोटक में भी देखने को मिल जाता है, अलग से शीट है। 5754 आपको कोटक से मिला है। एंड एंजल 1 की हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको ये वाला डिविडेंड देखने को मिल जाता है, 574 आपको यहाँ पे मिला है। तो इन दोनों का टोटल आपका 6328 आ जाता है। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाता है। तो हमने सारे हेड की इनकम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए, सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स की। कैसे इसको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर फिलअप करना है अब हम लोग वो सीख के चलते हैं। सो यहाँ पे आके सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है, देन आईटीआर फॉर्म नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे ये शेड्यूल है ये देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें जनरल के अंदर, आपका ये जो पार्ट ए वाला है इसको आपको सिलेक्ट करना है, मैंडेटरी है। जितने भी मैंडेटरी वाले हैं उनको तो सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, सैलरी वाला है, हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम भी है, एंड शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन भी है, एंड 1112 वाला भी है। तो हमने इनको भी सिलेक्ट कर लिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, तो हमने ये सारे सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैंडेटरी वाला ये जो स्पेशल रेट वाला है, स्पेशल इनकम वाला है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा डिडक्शन वगैरह है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंडेटरी वाला तो आप लोग यहाँ पे टिक ही रखना। इसके अलावा टैक्स पेड में आपको यहाँ पे 3 टिक रखना है। अगर टैक्स डेफर्ड ऑन ईसॉप वगैरह नहीं है आपके केस में तो इसको आप अनटिक ही रहने देना। इसके बाद अदर्स में भी आप लोग यहाँ पे एएमटी वगैरह हटा देना। एंड मेनली आपका शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA एंड शेड्यूल CFL आपका यहाँ पे टिक होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। देन स्किप क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये इसको आप लोग ओके कर दीजिए। सबसे पहले पार्ट ए में आपका पर्सनल जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फीडअप करनी होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस के ऊपर आकर यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो ये आपकी रिटर्न वैलिडेट नहीं होने देगा। ठीक है सर, जैसे ही आप लोग ये फिल कर दोगे इसके बाद आप लोग इसको सेव कर दीजिए। देन आप लोगों को फाइलिंग स्टेटस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे 139(1) के ऊपर ऑटोमेटिकली टिक होगा। अगर आप लोग न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हो तो आप लोगों को 9 पे ही टिक रहने देना है। इसके बाद जो भी आपका रेसिडेंटल स्टेटस
स्टेटस है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रेसिडेंट है एंड कौन सी कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई कर रहे हो उसको आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे अगर आप इस केस में फॉल नहीं करते हो बेनिफिट ऑफ अंडर सेक्शन नंबर 115 एच एंड सिविल कोड एज पर सेक्शन नंबर 5 ए के अंदर एंड एफपीआई वाले पोर्शन के अंदर आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नो रहने देना है। ये कुछ ही स्पेशल केस में यहाँ पे यस करना होता है, ठीक है। वेदर दिस रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, नहीं सर, इसको आप लोगों को नो रखना है। वेदर यू वर डायरेक्टर इन द कंपनी एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो हम पिछले साल में डायरेक्टर थे, हमने इसको यस किया है। इसके अंदर हमको डिटेल फर्निश करनी होती है। सर डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फर्निश करनी है। नेम ऑफ कंपनी आपको डालना होता है, पैन ऑफ कंपनी डालना है एंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। टाइप ऑफ कंपनी के अंदर डोमेस्टिक है या फिर फॉरेन है। देन फिर हमको बताना होता है क्या जो शेयर है वो लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है, तो हमारे केस में अनलिस्टेड है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये हमारा डाटा जो है यहाँ पे एड ऑन हो चुका है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हो तो उसकी भी डिटेल आपको फीडअप करनी होती है। सो हम लोग इसमें शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिलअप करनी होती है। नेम ऑफ कंपनी, पैन ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, कितने जो शेयर हैं वो ओपनिंग आपके पास अवेलेबल थे, तो मेरे केस में 4000 शेयर थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40,000 थी एंड इस साल क्या कोई परचेज करें, कोई एक्वायर करें, कोई ट्रांसफर करें, उसकी डिटेल हमको डालनी है। तो हम लोगों ने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करी, जो हमने होल्ड किए थे स्टार्टिंग में वही हमारे पास क्लोजिंग में है, तो सेम फिगर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको हम लोगों ने फिल कर दिया है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे केस स्टडी के अंदर कवर करी है। डायरेक्टर वगैरह हो आप या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, ठीक है। सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला आपका हो जाता है, इसको आप लोग कंफर्म कर दीजिए। देन आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे सैलरी वाले पोर्शन पे। सो यहाँ पे आपको सैलरी की जो डिटेल है वो यहाँ पे फीड अप करनी होती है, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे बेसिक वाली थी हमारी, तो कंपटीशन पे हमको आ जाना है। सो कंपटीशन हमारी ये रही, सैलरी वाली हमारी 568 581 की थी। सो हम लोगों को यहाँ पे डाल देना 568 581, यहाँ पे 75,000 की डिडक्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगी बाहर जाके, ठीक है। ये हमको 75,000 की मिल जाती है। हमारी जो नेट सैलरी आ जाती है 4,93,581 की आ जाती है। इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। देन हम लोग हमारे नेक्स्ट टैब की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का आ जाता है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है, जो भी प्रॉपर्टी का एड्रेस है आप लोगों को वो फिलअप करना है। उसके बाद बताना है क्या ये प्रॉपर्टी कौन है, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो आप लोगों को ये डिटेल फर्निश करनी है। उसके बाद टेनेंट की डिटेल भी आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। नेम ऑफ टेनेंट जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी है। पैन वगैरह जो है इफ़ अवेलेबल है तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है कितना आपको ग्रॉस रेंट जो है वो मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंपटीशन में ऑलरेडी डाल रखा है, 3,60,000 का मिल रहा है, 3,60,000 डाल दिया है। उसके बाद कोई भी टैक्स पे किया जा रहा है म्यूनसिपल पार्टीज़ को, तो हम लोगों ने 10,000 का पे किया है, वो हमने यहाँ पे डिटेल फीडअप कर दी है। देन हमारा यहाँ पे सारी डिटेल जो है यहाँ पे जो 30% का बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे 2,45,000 की आ जाती है। इसको हम लोगों को अब यहाँ पे सेव कर देना है। इसके बाद हमारा हाउस प्रॉपर्टी वाला टैब भी कंप्लीट हो जाता है। देन हम लोगों को आगे चलना है और हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन आ जाता है, ठीक है। अभी 112A मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाले की बात नहीं हो रही है, अभी सिंपली यहाँ पे आपके कैपिटल गेन की बात हो रही है। तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आना है। यहाँ पे फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है, तो आप लोगों को इस वाले टैब के अंदर डिटेल फीडअप करनी है आराम से, ध्यान से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, सारी डिटेल एक्यूरेट वे में आपको यहाँ पे फीडअप करनी है। अगर आपका यहाँ पे शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप लोगों को यहाँ पे 2 वाले पोर्शन में आना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी फीडअप कर रखी है। यहाँ पे मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, कुछ इसके अंदर चेंजेस भी थे, एक्सपेंडिचर वगैरह जो था वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा था हमारा, ठीक है। तो हम लोग कंपटीशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाली, यहाँ पे ग्रॉस कंसिडरेशन आपका आ जाता है 12,97,102, 12,97,102। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है 12,46,156 एंड यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर थे वो आ रहे हैं 5820 के। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 5820, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 45,126, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट भी कर लेते हैं 45,126, इसको हम लोगों को सेव कर देना है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट टर्म वाला है वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म वाला हम लोगों को यहाँ पे फीडअप करना है। 112A शेड्यूल अलग से है, खाली हमको यहाँ पे 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना है जो हमारा प्रॉपर्टी वाला था, ठीक है। फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग आ रहा है तो हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है,
ठीक है, इसको हम लोग एडिट कर देते हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज़ और एक्विजिशन वाली डेट डालनी होती है, ये हम लोगों ने कंपटीशन के अंदर ही आइडेंटिफ़ाई कर ली थी। जो भी सेल डेट है वो हम लोगों को यहाँ पे डालनी है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव कितनी करी है वो यहाँ पे डालनी है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 36 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, वो भी हमने यहाँ पे डाल दी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, देखो इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझना। ये आपने 18 लाख डाली विदाउट इंडेक्सेशन, ये आपकी यहाँ पे ऑटोमैटिकली आ जाती है। ठीक है सर, ये आपकी यहाँ पे ऑटोमैटिकली जैसे ही आप यहाँ पे इसको चेंज करोगे ये वाला भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, सो अब हम लोगों का ये वाला जो डाटा है वो भी हो चुका है। इसके अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर जो है, जो आपने सेल के टाइम पे किया है, वो यहाँ पे आपको फीड अप कर देना है। ठीक है, सो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 31 लाख का आ रहा था, यहाँ पे भी 31 लाख का ही आ रहा है। एंड यहाँ पे आपका जो दूसरा वाला था वो भी आपका यहाँ पे दिखाता है, आप लोग देख सकते हो 2855 287, यहाँ पे जो हमने कंपटीशन करी थी 2855 287 का आ जाता है। ठीक है, सो इसको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद जो भी डिटेल होती है बायर की वो आपको यहाँ पे फर्निश करनी है। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ है सेक्शन नंबर 194 IA के अंदर 26 क्यूबी रिटर्न जो फाइल होती थी, अगर वो हुई है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उस केस में आपको यहाँ पे फर्निश करना होगा पैन और आधार। किसका सर, बायर का मैंडेटरी है। बट अगर 26 क्यूबी फाइल नहीं हुआ है, टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आई है, तो यहाँ पे पैन ऑफ बायर या फिर आधार ऑफ बायर आपको यहाँ पे नहीं डिटेल देनी है। ठीक है, सिंपल सी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसको आप लोगों को सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो चुका है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पे हो चुका है। देन यहाँ पे आपको समरी भी प्रोवाइड करनी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका सबसे नीचे मिलता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल रिसीट कब हुई है, तो ये आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में डाल देना जो भी आए यहाँ पे। सो हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला चेंज हुआ था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। ठीक है सर, अब हम लोग आ जाते हैं शेड्यूल नंबर 112A वाले के ऊपर। इसके ऊपर आप लोगों को डालना होता है सर, कैसे डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे अगर आप लोगों का आफ्टर 31 जैन है तो ये वाली डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करनी होती है। आईसिन नंबर वगैरह, नेम ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी होती है। अगर ये पहले वाला है, बाद वाला नहीं है, 31 जनवरी 2018 से पहले वाला है, तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 डिटेल फिलअप करनी होती है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड वे में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डाल सकते हैं। 18,335 की आ रही है। सो हम लोगों को मैं वेरीफाई करा देता हूँ। 18,335 यहाँ पे 4 रुपीज़ के एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 19,681 की ये डिटेल हमने यहाँ पे डाल दी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर 19,681 एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है सर, सो हम लोग इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा हो चुका है 112A वाला शेड्यूल भी। इसके बाद शेड्यूल ऑफ अदर सोर्स के अंदर आप लोगों की जो इंटरेस्ट था एंड डिविडेंड था वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट था, सो हम लोगों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिविडेंड 574 का आ रहा है, जो कि गलत है। हम लोग इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। डिविडेंड हमारा 6328 का था, 6328 का था। ठीक है, सो हमारा ये आ जाता है। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। 17,828 की आ रही है, 17,828 की हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रही है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे CYLA शेड्यूल को आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कुछ एडिट करना है तो यस करिएगा, बट यहाँ पे आप लोग नो ही रहने देना, बिकॉज ये जो कंपटीशन है ये एक्यूरेट ही होके आती है जनरली। इसको आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे BFLA शेड्यूल को एक बार देख लीजिए। ठीक है, BFLA शेड्यूल से आप जो आपने समरी प्रोवाइड करी थी यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर, यहाँ से भी आप लोग देख के कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कंफर्म कर देना। देन आपका यहाँ पे स्पेशल रेट वाला जो होता है वो भी यहाँ पे दिखा देता है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, आपका जो टैक्सेशन है वो सही तरीके से लग रहा है नहीं लग रहा है, ये आप लोग वेरीफाई कर दें। एंड उसके बाद इसको यहाँ पे लास्ट में जाके आप लोग इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है सर, देन हम लोग बात करें चैप्टर 6 से कि कोई भी डिडक्शन वगैरह तो आप लोग यहाँ पे ऐड करना। इसके अंदर न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर आपकी कोई भी डिडक्शन जनरली नहीं होती है, तो इसको आप लोग सिंपली कंफर्म कर देना। ठीक है सर, उसके बाद मैं बात करूँ पार्ट बी ऑफ द टोटल इनकम, आप लोगों को चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, कैपिटल गेन वगैरह का आपका सारा यहाँ पे आ जाता है, इसको आप लोग कंफर्म कर दीजिए। कोई भी TDS वगैरह कटा है वो आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, उस देन फिर यहाँ पे आपको आ जाना है पार्ट बी ऑफ द TTI के ऊपर। देन आप लोगों को यहाँ पे चेक कर लेना टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना आ रहा है। ये आपका 17,821 जो नॉर्मल वाला था वो तो यहाँ पे रिबेट मिल जाती है। एंड आपका टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आ रहा है 3,96,356 का। ठीक है, इसके ऊपर आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आता है। इसके ऊपर आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह भी होगा तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। देखो इंटरेस्ट एंड फीस पेबल भी आपका ऐड ऑन हो जाता है। देन आपका यहाँ पे कोई भी TDS वगैरह कटा है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है और यहाँ पे आपका नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है सर, देन आपको यहाँ पे पे नाउ करना है या फिर पे लेटर करना है। सो अभी के लिए मैं पे लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
ठीक है, इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर कर देते हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर कर देते हैं, वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुली हो जाता है। कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पे अधूरा है या फिर गलती हो रही है कहीं पे, देन आपका यहाँ पे वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होता है और आप लोग उसको रेक्टिफाई कर दीजिए, देन आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाता है। सर, आज हम लोगों ने डिटेल में ITR 2 की फाइलिंग सीखी है। अगर आप लोग अपनी ITR को हमारे प्रोफेशनल के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। बाय बाय, टेक केयर।